आज देखिए, ये संविधान और राज्य व्यवस्था का पाठ 13 है। आज हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली कह लीजिए या सरकार कह लीजिए, और संसदीय सरकार कह लीजिए या संसदीय शासन प्रणाली कह लीजिए। यानी शासन प्रणाली में दो बातें होती है, एक तो अध्यात्मात्मक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह लीजिए या शासन प्रणाली कह लीजिए। और भारत में संसदीय प्रणाली का क्या स्वरूप है और ब्रिटेन में क्या है, इसको हम लोग तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि क्या उचित है, क्या सही है, ब्रिटेन में हमारे क्या है और हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली में किस तरह से अंतर है और क्या भिन्नताएं हैं और क्या होना चाहिए। आने वाले भविष्य में अगर संविधान में हमारे परिवर्तन होता है तो कौन सा रखना उचित होगा, कौन सा अनुचित होगा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा कि ये अध्यात्मात्मक सरकार जो है या शासन प्रणाली है ब्रिटेन में है, ब्रिटेन नहीं अमेरिका में है। कहाँ है ये? अमेरिका में है। और संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है, ये जनरल फॉर्म है, संसदीय शासन प्रणाली का जनरल फॉर्मेट है। और भारत में क्या है और ब्रिटेन में क्या है, समझ रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये होता है अध्यात्मात्मक में कि आपको यहाँ एकल नागरिकता प्राप्त होती है, एकल कार्यपालिका होता है, एकल कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका एक ही होती है। जैसे देखिए कार्यपालिका एक ही होती है ना, तो और इसमें पहले लिख लेते हैं, और इसमें होता है दोहरी कार्यपालिका होती है। इसमें क्या होता है? दोहरी कार्यपालिका। अब बात को समझिए, ठीक। दोहरी कार्यपालिका, एकल कार्यपालिका कहने का मतलब जैसे अमेरिका में ये है ना कि राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति कार्यपालिका मतलब जिसके हाथ में वास्तविक रूप से सत्ता है ना, अभी जो सरकार जिसकी है, बात समझ रहे हैं, तो वह राष्ट्रपति हैं और वही है। और दोहरी कार्यपालिका का मतलब ये हुआ कि भारत में जैसे है कि एक राष्ट्रपति हैं, उन नाम मात्र की कार्यपालिका है, बस वो प्रधान हैं, खर्चा उर्चा सब लगेगा, उनके लिए रॉयल्टी है, मगर काम नहीं करेंगे, काम करेंगे प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद। तो वास्तविक कार्यपालिका तो प्रधानमंत्री हो गई। और अमेरिका में क्या है कि वही दोनों है, दोनों है, मतलब दोनों कहने का मतलब कि एक ही है, वही मालिक है और उसी के नाम से होगा। यहाँ क्या है, दोहरी में मालिक कोई और है, काम कर रहा है कोई और। संसदीय कारण प्रणाली में पहले पूरा समझते हैं तब समझ में आएगा। क्लियर है? अब देखिए कहाँ तक उचित है, कहाँ तक इसमें खर्चा बढ़ जाएगा। खर्चा बढ़ेगा ना, इसमें खर्चा एक ही खर्चा में हो जाएगा, आप इसको निकालिएगा। अब देखो दूसरा बात क्या होता है, इसमें कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अब इसका दूसरा ये देखिए, कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं। उत्तरदायी नहीं समझ रहे हैं? उत्तरदायी मतलब कब समझ रहे हैं? जवाबदेही, रेस्पॉन्सिबल मतलब जवाबदेह। इसमें क्या होता है, कार्यपालिका अलग है, जैसे अपना राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का अपना कार्यपालिका होगा, एक ये है जो शासन सही में चला रहे होंगे, और दूसरा ये है ना कि जो विधायिका है, जो कानून बना रहे हैं, उनके प्रति जवाबदेही नहीं है। उनको जो डिसीजन लेना होगा कार्यपालिका को लेंगे, इनको जवाब देने की जरूरत नहीं है कि जो कानून बना रहे हैं। आप सोचो कि इस सही कहाँ तक है और कहाँ तक गलत है, ये आप सोचिएगा। इसमें क्या इसका फायदा है, क्या इसका घाटा है? फायदा ये है कि कार्यपालिका और विधायिका में टकराव नहीं होगा। आज देखिएगा भारत में यही चीज़ें होती है, मोदी जी कुछ करना चाहते हैं, विधायक लोग जो MP MLA चाहते हैं वो करिए नहीं देते हैं, टकराव हमेशा की स्थिति बनी रहती है। घाटा ये हो सकता है कि ये इस तरह से निरंकुश हो जाएगा, कुछ बुझाएगा वो करेंगे, ये भी है। मगर ज़्यादा कौन अच्छा है, ये ऐसा लागू है अमेरिका में, बात समझ रहे हैं। यहाँ क्या है कि कार्यपालिका संसदीय में क्या होता है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका क्या होता है,
कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी। यानी यहां ये है ना, भारत में तो है कि सामूहिक रूप से है, भारत में क्या है, सामूहिक रूप से, हम बताएंगे। अब देखिए, भारत में कार्यपालिका जो है विधायिका, यानी कि आप जो, समझो बात को, आप जो चुन कर भेज रहे हो एमपी एमएलए, ठीक, उसी में से कार्यपालिका निकले हुए हैं ना, तो जब उसी में से निकले हैं तो उसको जवाब देना ही पड़ेगा, जवाबदेही है। अब कुछ भी गलत होने की संभावना कम है, संभावना भी कम है, टकराव भी है, डिसीजन फास्ट नहीं हो पाएगा, ये दोनों है। आप सोचो कि क्या उचित है, यानी कि कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, यानी रेस्पॉन्सिबल है, जवाब देना पड़ेगा। और सबसे तीसरा बात ये देखो, इसमें क्या हो कि एकल सदस्यता होता है, एकल सदस्यता। अब समझो बात को, सरकार है, कार्यपालिका आपने चुन दिया ना, मतलब कि शासन कौन करेगा, वो चुन दिए आप, ठीक। इसमें क्या होता है कि दोहरी सदस्य होती है, इसको थोड़ा सा समझना, दोहरी सदस्यता, समझो बात को। यहां क्या है कि आप अध्यादेशात्मक सरकार में कौन आप पर शासन करेगा, ठीक, उसको आपने चुना कि राष्ट्रपति कौन होगा, और राष्ट्रपति अपने अनुसार मंत्री चुनता है लोग, ठीक। तो एकल सदस्यता यानी कि एक आदमी को चुने, यहां दोहरी है, आपने बनाकर भेजा एमपी, वो बन गए प्रधानमंत्री। जो दो बात ना हो गया जी, प्रधानमंत्री का तो चुनाव अलग से होता ही नहीं है भारत में, आपने चुना एक आदमी को, वो बन गए कोई मंत्री, तो ये तो डबल है ना जी। आपको ऐसा किया जाए तो मानिएगा, एगो नौकरी का फार्म दी भी है, 2 पद संभालिएगा, नहीं समझ रहे हैं। तो उसी में से ना चुन के जाते हैं, आपने चुना एमपी, आपने तो किसी मंत्री को नहीं चुना, आपने तो एमपी चुना, समझो बात को। तो इसमें एक चुनाव पर 2, तो दोहरी सदस्यता हो गई। पेमेंट का बाद में बात चर्चा करेंगे हम, ठीक, कि पेमेंट क्या है, एमपीए वाला मिलता है कि कुछ बढ़ जाता है, और उसी में से चुन कर गए हैं। तो यहाँ देखिए, इसकी कमी हो सकती है, इसका कुछ लाभ भी हो सकता है, मगर अभी बेस्ट क्या है, देखिए हमको तो है ये बेस्ट लग रहा है, एकल सदस्यता, एक आदमी को चुने हैं ना, विधायिका अपना अलग काम कर रही है, ठीक। और यहाँ क्या होता है, चौथा में पृथकीकरण का सिद्धांत पूर्णतः लागू होता है। पृथकीकरण का सिद्धांत लागू होता है। देखो, पृथकीकरण का सिद्धांत कहने का मतलब लागू होता है, इसका मतलब ये हुआ कि कार्यपालिका जो कार्य कर रही है, जो सरकार है, अब विधायिका जो कानून बना रही है, और न्यायपालिका जो न्याय कर रही है, ये तीनों साफ अलग अलग है। बात समझ रहे हैं, कोई टकराव की स्थिति नहीं है, बात समझ रहे हैं। अब संसदीय प्रणाली में होता क्या है कि ये अस्पष्ट है, अस्पष्ट है, यानी यहाँ जो है कार्यपालिका जो है, एक के आदमी जो है कानून भी बैठा रहा है, जैसे मंत्री जी हैं, कानून बनाने में भी वो आदमी है, ठीक, और सरकार में भी वो आदमी है। तो विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग कहाँ से हो गई, नहीं ना हुई, उसी में से निकला है। तो यहाँ क्या होगा कि पृथकीकरण, एक आदमी हो गया कि जैसे सरकार चलाना है ना, तो एक आदमी सरकार चलाइए, एक आदमी कानून बनाइए, एक आदमी न्याय करिए, ग्रुप ऑफ पीपुल। यहाँ पे 2 आदमी मिल जा रहा है, तो स्पष्ट है, अध्यादेशात्मक में है कि टकराव भी नहीं होगा कानून बनाने वाले से और सरकार चलाने वाले से, कुछ हद तक है, वो बाद में बताएंगे, वो डीप हो जाएगा। मगर यहाँ क्या है कि अस्पष्ट नहीं है। अभी भारत में है कि 3 सरकार के अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और पालिका। तो न्यायपालिका तो साफ अलग है ना, और कार्यपालिका और विधायिका ये दोनों एक है, देखिए उसी में से निकलता है, और यहाँ साफ अलग अलग है अध्यादेशात्मक में, कोई एथी नहीं। अब इनके बीच में टकराव अमेरिका में होता है ना कि जो
राष्ट्रपति होगा ना, सांसद में जाकर बहस नहीं करता है। हाँ तो बता, तो वही तो हम बता रहे हैं, हम तो यही तो बात बता रहे हैं कि उसका अंग है तो बहस करेगा। अब इसका लाभ क्या है, देखिए इसका लाभ ये है कि इनके पृथ्वीकरण का सिद्धांत है ना, तो ये एकदम डिसीजन फास्ट होगा, हाँ, और विधायिका कार्यपालिका में टांग नहीं अड़ाएगी। यहाँ क्या होगा कि टांग अड़ेगा, विधायिका कार्यपालिका में से निकली है तो वो उत्तरदायी भी है और साथ में विरोधाभास भी होगा। यहाँ विरोधाभास ज़्यादा होगा। यहाँ क्या होगा, जैसे कार्यपालिका अलग है और विधायिका अलग है तो ज़्यादा विरोधाभास होगा, यहाँ कम विरोधाभास होगा। न्यायपालिका साफ अलग है। सभी इसका प्रॉपर्टी हम निकालेंगे, इसका लाभ हानि क्या है। अरे देखो पहले इसको समझो ना कि विधायिका अपना अलग है, कार्यपालिका अपना अलग है ना, तो इनमें टकराव की स्थिति ज़्यादा होगी। इसमें अस्पष्ट है, विधायिका कार्यपालिका है ऐसे, न्यायपालिका, इसमें टकराव की स्थिति कम होगी, मगर इनका डिसीजन फास्ट होगा, इनका डिसीजन फास्ट नहीं होगा। क्लियर है। अब इसमें क्या है ना कि इसको झंझट एगो है, जो राजनीति है साफ दूर है अमेरिका में। इसमें बहुमत गठबंधन जैसी प्रणाली खत्म है। बहुमत मतलब इस झंझट से आप बहुमत गठबंधन वाला ऐसा कोई काम नहीं होगा। कार्यकाल कितना होता है बताइए तो? 5 साल। झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल नहीं होता है। पर कहीं नहीं लिखा गया है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल है। अगर नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? अरे प्रधानमंत्री का पूछ रहे हैं हम, प्रधानमंत्री का कार्यकाल नहीं है, वो बहुमत पर आधारित है। बहुमत है तो प्रधानमंत्री हैं। अरे बात नहीं समझ रहे हो। प्रधानमंत्री हम बने तो हम इस कंडीशन पर बने हैं कि हमारा बहुमत है। हम अगर प्रधानमंत्री बन गए ना तो 5 साल रहेंगे, जरूरी नहीं है 1 साल बाद बहुमत खत्म हो जाए तो प्रधानमंत्री खत्म। तो यहां तो सारा खेल बहुमत का ना होगा, इसी बहुमत बचाने में लगे रहे सरकार। यहां क्या है, बहुमत कुछ नहीं। हम अगर चुन के आए हैं राष्ट्रपति तब 4 साल चाहे 5 साल जितना भी है हम रहेंगे। तो एक तो मेंटली प्रेशर तो हट गया ना कि कौन किधर जाकर मिल जाए, गठबंधन कर ले, हमारे में से इधर निकल जाए। हमेशा डर रहता है, मतलब प्रधानमंत्री के नीचे आग सुलगता है कि कोनो एमपी निकल के उधर जाके मिल ना जाए, अविश्वास प्रस्ताव ना हो जाए, नहीं तो हम प्रधानमंत्री नहीं रहे। यहाँ चुन के आए हैं हम राष्ट्रपति तो 4 साल रहेंगे जितना है अमेरिका में, देख रहे हैं। तो इसीलिए इसमें राजनीति का दुरुपयोग होता है, ये राजनीति से बच जाएगा। यहाँ क्या होगा, बहुमत दल का शासन होगा, गठबंधन होगा। हाँ, बहुमत दल का शासन, गठबंधन जैसी बात होगी ना, कि उससे जाना मिल जाए, इससे ना मिल जाए। तो क्या आपका सरकार स्टेबल रहेगा? इसमें नहीं रहेगा। इसमें स्टेबल है कि चुन के आए हैं, 4 साल रहेंगे, अगर हम मरे उरे नहीं तो ना, इस परिस्थिति में। और अब जो सुधार करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं करें। तो पावरफुल है कि नहीं है? आइए देखिए, कुछ करना चाहते हैं बहुमत पर आधारित है। भारत में तो है ये है, नहीं है, वो चुन के आएंगे, गठबंधन बहुमत होगा तो होगा। प्रधानमंत्री के पद का कार्यकाल हम पूछ रहे हैं, वो बहुमत पर आधारित है। एमपी लोग का है, समझ रहे हैं, वो अलग बात है। क्लियर है। अब इसका क्या हो जाएगा, ये कार्यकाल, इसकी वजह से क्या होगा, कार्यकाल अस्थायी होगा। कार्यकाल अस्थायी होगा इनका, इनका क्या होगा, अस्थायी होगा कार्यकाल ना, अनिश्चित है कार्यकाल, अनिश्चित, कब गिर जाएगा कोई अथी नहीं। इसका फायदा भी है कि एक आदमी निरंकुश नहीं हो सकता। अब ये गए कि 5 साल के लिए बन गए, अब हम जो करना चाहें करेंगे, वही करेंगे, मतलब चाहे तो पेर दे, चाहे तो बर्बाद कर दें, ऐसा कुछ करने वाले होना नहीं है। नहीं तो बहुमत नहीं होगा। मतलब प्रधानमंत्री अपने मर्जी के खिलाफ, मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि सब चुन के आए हैं,
सहमति से होगा। तो ये क्या कार्यकाल अनिश्चित, क्योंकि प्रधानमंत्री ज्यादा तकरमबाजी कीजिएगा, बहुमत खत्म, प्रधानमंत्री खत्म, जा फिर दूसरा चुनाव होगा। यहाँ तो 4 साल में वो मूड बना के जो आएंगे वो करेंगे, कार्यकाल अस्थायी हो गया। बात समझ रहे हैं? मगर इसका लाभ भी है। लाभ ये है कि इसमें नीतियों में निरंतरता पाई जाएगी। जो नीतियां होंगी, नीतियों में निरंतरता होगी। जो बनेगा वो होगी कि हम डिसाइड कर लिए होगा नीतियां। यहाँ क्या होगा, नीतियों में निरंतरता नहीं होगी, मतलब विकास के दृष्टिकोण से नहीं है। भले निरंकुशता से बचा जाएगा, मगर नीतियां जो होंगी उसमें आप कंटिन्यूटी नहीं पाएंगे ना। यहाँ क्या होगा, नीतियों में निरंतरता नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? देख रहे हैं संसदीय सरकार में क्या मेरिट है, डिमेरिट है, सब चल रहा है। और यहाँ क्या होगी कि राजनीतिक एक रूपता नहीं होगी। यहाँ क्या होगी, राजनीतिक एक रूपता नहीं। देखो, राजनीतिक एक रूपता नहीं का मतलब हुआ कि राजनीतिक रूप से सब कोई समान नहीं होगा इसमें। इसलिए नहीं, एगो तो चुन के आया है, विधायिका अलग चुन के आया है ना, कार्यपालिका अध्यक्ष चुन के आया है, तो एक रूपता कहाँ है? आप समझो बात को। आप क्या एथी को चुनते हो, न्यायालय को चुनते हो? चुनते हो तो नहीं हो, मगर विधायिका और कार्यपालिका, इसमें क्या होगा, विधायिका को भी चुनिए और कार्यपालिका को चुनिए, तो राजनीतिक रूप से एक रूपता होगी। जो आदमी विधायिका में हो कार्यपालिका में नहीं हो सकता है, कार्यपालिका में हो विधायिका में नहीं, तो राजनीतिक रूप से समान एक रूपता तो नहीं होगी। और यहाँ क्या है, जो विधायिका में है वो कार्यपालिका एक ही पार्टी का होगा, एक ही का होगा, तो कार्यपालिका में भी हो सकता है और विधायिका में भी हो सकता है। तो राजनीतिक एक रूपता पाई जाएगी। तो राजनीतिक एक रूपता पाई जाएगी तो उसका बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है कि मतलब सब लोग है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, राजनीतिक एक रूपता होगा, मतलब बुझाएगा कि ये कार्यपालिका का सदस्य है कि विधायिका का। एक ही आदमी है तो चुन के आएगा। यहाँ विधायिका वाला कुछ और होगा, कार्यपालिका वाला अलग होगा। ये ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में है, सब लोगों में ये लागू नहीं कर सकते आप अध्यक्ष मंत्री, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमको अच्छा लगता है इसमें ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगा कि अमेरिका में क्या होता है ना कि राष्ट्रपति चुन के आए, ठीक। अब राष्ट्रपति चाहे ना तो मंत्री वो चुनकर आए चाहे नहीं आए, वोट पड़े चाहे नहीं, जीत का आए चाहे नहीं आए, वो किसी को मंत्री बना सकता है। जैसे हम राष्ट्रपति चुना गए, ठीक, तो चुना गए तो हमको अगर बनाना है हेल्थ मिनिस्टर तो हम किसी डॉक्टर एक्सपर्ट को बना सकते हैं। बस समझ रहे हैं, वो चुन का आए चाहे नहीं आए, वो ठीक नहीं करेगा तो हम हटा सकते हैं। बस समझ रहे हैं, ये है। और अगर खेल मंत्री बनाना है हमको, ठीक, तो खिलाड़ी को बनाएंगे। शिक्षा मंत्री बनाना है तो जो उस फील्ड के महारत हासिल किए हैं उसको बनाएंगे। और यहाँ क्या है कि पहले तो चुन कर आना चाहिए, नहीं चुन कर आना चाहिए। भले लिख लोरा पर पत्थर हो, बन जाएगा हेल्थ मिनिस्टर। अनपढ़ होगा हेल्थ मिनिस्टर बनेगा, समझ रहे हो, क्योंकि वो चुन कर आया है ना। और यहाँ क्या है, ये इसमें ये हमको बहुत अच्छा लगता है कि ये होना चाहिए। अरे काहे रिलेशन का आदमी को बना देंगे, रिलेशन का हेल्थ नहीं, ऐसा नहीं होता है। राजनीतिक रूप से रिलेशन का हेल्थ मिनिस्टर बना, ऐसा नहीं होता। और भी है व्यवस्था, विशेषज्ञों द्वारा शासन होता है। इसमें क्या होता है, विशेषज्ञों नहीं, उस पर और भी निरंकुश है, ऐसा नहीं है शासन की। और यह क्या है, ये विशेषज्ञ नहीं है, अकुशल शासन हो जाएगा। अकुशल शासन। अब ये बताओ, यहां आप फंस गए हो, यहां विशेषज्ञ हम चुन के आए, हम जिसको योग्य समझे, उस फील्ड के महारत हासिल किया, उसको हम उस क्षेत्र का मंत्री बनाएंगे। वो आगे विकास करेगा, वो आगे ले जाएगा, वो समझेगा। खिलाड़ी
खेल के दर्द को समझता है कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होता है। एक डॉक्टर बनेगा मंत्री तो वो समझेगा कि कहाँ कहाँ होता है। यहाँ क्या चुन के अकुशल शासन है, गुंडा है, नेता है, चुन के आया है, मंत्री बना दीजिए, स्वास्थ्य मंत्री चाहे खेल मंत्री, उसको कुछ उस फील्ड के बारे में जानकारी नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो चुन के आए हैं ना, उसी में से बनाना है आपको। तो देख रहे हैं अकुशल शासन है। और क्या है? सीमित प्रतिनिधित्व है। इसमें क्या है कि 10वां में सीमित प्रतिनिधित्व होगा, मतलब कि जो कुछ लाभ भी है तो कुछ एथी भी है, सीमित प्रतिनिधित्व। ठीक, सीमित प्रतिनिधित्व का मतलब कि ये होगा कि कुछ ही लोग चुनेंगे, बात समझ रहे हैं, और वही आप शासन करेंगे, प्रतिनिधित्व कम होगा। इसमें क्या होगा? व्यापक प्रतिनिधित्व होगा। मतलब 10वां है व्यापक प्रतिनिधित्व। समझ रहे हैं? ये अंतर है। अब आपको चुनना है ना, संविधान सभा को चुनना था कि हम हई चुन लें अमेरिका वाला मॉडल कि हई चुन लें। हम लोगों ने चुना संसदीय, और संसदीय तो पूरी तरह नहीं, कुछ चेंज करके। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रिटेन में जो संसदीय प्रणाली है वो क्या है, हमारे में क्या चेंज करके अपनाया गया है। समझ रहे हैं? ये तो है कि मॉडल है कि अध्यात्मात्मक ये लाभ है, हानि है, था, और ये संसदीय का लाभ कुछ हानि है। तो हम लोग को था कि हम चुने कौन, बात समझ रहे हैं? तो हम लोगों ने चुना संसदीय। अब चुनने के पीछे कारण बहुत सारा हो सकता है, उसकी चर्चा होगी, बात समझ रहे हैं, मगर चुने कौन। तो अब देखिए, हम लोगों ने जो चुना, भारत में और ब्रिटेन में अध्ययन करते हैं कि क्या अंतर है। समझ रहे हैं बात को? तो भारत में क्या है कि राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। भारत में क्या कहा गया कि राष्ट्र का प्रमुख जो होंगे राष्ट्रपति हम लोगों ने लिया है संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन से ही, ब्रिटेन से लिया है, मगर उसमें कुछ चेंज किए हैं। तो ये राष्ट्रपति निर्वाचित होंगे, यानी ये क्या होगा? गणराज्य होगा। हम लोगों ने क्या किया कि गणराज्य कर दिया। अब ब्रिटेन में क्या है कि राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित नहीं होगा, अनुवांशिक होगा। राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित नहीं, ये वंशानुगत होगा, यानी राजशाही होगा। समझ रहे हो? हम लोग क्या है? गणराज्य। तो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से हम लोग मैंने इतना अंतर कर दिया। ठीक, दूसरा क्या किए, अब थोड़ा देखना कितना है। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली लिए भी हैं, तो पूरी तरह से नहीं लिए हैं। अब क्यों लिए? लाभ क्या है? यहां जो होगा ना पीएम जो होंगे वो किसी भी सदन के हो सकते हैं। पीएम क्या होंगे? किसी भी सदन के। पीएम क्या होंगे? किसी भी सदन के। अब देखो, सदन दो तरह का होता है, ठीक, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा में प्रत्यक्ष व्यस्क मताधिकार होता है, और राज्यसभा में नहीं होता है। राज्यसभा के तो वही चुन के, वो तो डायरेक्ट वोट नहीं होता है। राज्यसभा में आज भी जिसको सरकार चाहे राज्यसभा में भेज सकती है, तो उसका सरकार का चलता है, मगर लोकसभा में जनता का चलता है। तो पीएम यहाँ किसी भी, मगर ब्रिटेन में कहा कि नहीं, अगर आप पीएम बन रहे हैं तो आपको लोकप्रिय होना पड़ेगा, हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि वहाँ की लोकसभा से चुनकर ही बन सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत रखा कि अगर पीएम लोकप्रिय हैं तो लोकप्रियता को भी रखो। तो पीएम यहाँ के क्या होंगे? हाउस ऑफ कॉमन्स। एक होता है वहां का राज्यसभा हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो लॉर्ड्स में तो डायरेक्ट मताधिकार नहीं है। अब देखो, ये इस बात को सोचो कि ठीक है कि खराब है। हाई वाला ठीक है। अरे पीएम उधर वाला, उन लोग ये वाला ठीक है ना, कि अगर पीएम बने, बात समझ रहे हैं, तो आपको पब्लिक डोमेन में होना चाहिए
पॉपुलैरिटी होना चाहिए, सारे लोग पसंद करें, तबे ब्रिटेन में बनेंगे। यहाँ जैसे बन गए थे अपने यहाँ कौन बैट, हाँ, वो भी बनी थी, इंदिरा गांधी भी बनी थी, और ये क्या बोलते हैं अभी मनमोहन सिंह, ये मनमोहन सिंह भी जो थे राज्यसभा के सदस्य थे, अब पीएम बन गए थे। मतलब इनको लोग पसंद करे भारत का, चाहे ना पसंद करे, पीएम मटेरियल हो चाहे ना हो, अगर सरकार जिसका बहुमत है किसी को भी पीएम बना सकती है। कहां तक उचित है, डू यू थिंक? मगर इसका लाभ भी है, हम लोगों ने इधर से एथी कर लिया है, नहीं इसको मिला कर ले लिया है ना, कि अगर हम पीएम किसी को बनाना चाहते हैं जो योग्य है, हो सकता है कि जो चुन का योग्य ना हो, तो अगर हमको लग रहा है कि भविष्य में कि ये पीएम मटेरियल हैं और इनको पीएम बनना चाहिए, तो जो पीएम बनना चाहता है जो योग्य हो, वहाँ के सांसदों को लग रहा है वो चुन कोई भी नहीं करेगा, तो राज्यसभा से ले लो। हो सकता है कि पढ़े लिखे लोगों का नेतागिरी अच्छा नहीं होता है। वो तो मनमोहन सिंह तो अर्थशास्त्री थे, वो उनको पब्लिक स्पीच देने आएगा ही नहीं, वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकते थे। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए हम लोगों ने अपना लिया। मगर होना आइए अपने आज वाले एक तो थे कि बोलते नहीं थे, एक होते कि चुप नहीं होते हैं। इनको पब्लिक अट्रैक्शन लेना, लोगों को आकर्षित करना, लोगों को एक दिशा की ओर मोड़ना, आज के वर्तमान पीएम को बहुत अच्छी तरह आता है। बस ये वही भी करता है। हाँ भाइयों बहनों, क्या तो लोकप्रिय हैं तो नौकरी चाहिए कि नहीं, तो अगर चाहिए तो वोट दीजिए। अरे छोड़िए, कहने का मतलब वो स्पीच होना चाहिए, एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, और पढ़े लिखे लोग होते नहीं हैं, बाय डिफॉल्ट यही है। तो हम लोगों ने दोनों रख दिया। मगर अगर वहाँ पढ़े लिखे सारे लोग हैं, चाहे जो भी विद्वान हैं, तो लोकप्रिय भी होने चाहिए। इसके लिए जरूरी चाहिए कि वहाँ की जनता पढ़ी लिखी हो, राजनीति समझ रही हो कि किसको बनाना चाहिए, ये ना कि कुछ फेंक दिए, आज जनता विश्वास कर ले कि 15 लाख रुपया आ जाएगा, फेंक दिए, और वहाँ फेंकिए ना मरबो करेगा सब दो, तो वहाँ फेंक नहीं सकते, क्योंकि वहाँ जनता जागरूक है। समझ रहे हैं? अब देखिए तीसरा क्या है, यहाँ संविधान सर्वोच्च है। यहाँ ये कहा गया भारत में कि हम संविधान को सर्वोच्च मानेंगे। हम क्या मानेंगे? अब आपके भी दिमाग में बैठेगा बात कि आज से कुछ साल पहले लिख दिए, आज प्रासंगिक है कि नहीं है, हम उसी को सब मान रहे हैं। तो उसके लिए है कि आपने उसको अमेंडमेंट की जरूरत है। इसीलिए हमारे संविधान में बहुत ज़्यादा संशोधन होता है, क्योंकि कल जो प्रासंगिक था आज तो है नहीं, तो हम लोगों ने संविधान को सर्वोच्च माना है। मगर ब्रिटेन वाला जानते हैं क्या किया है कि नहीं, संविधान सर्वोच्च नहीं है, जो चुन के आ रहे हैं, संसद जो निर्णय लेगी वही सुप्रीम है। यहाँ क्या है? संसद सर्वोच्च है। देख ही रहे हैं अंतर, संसद सर्वोच्च है। आप ये बताओ कि आप वोट ले रहे हो, पसंद आदमी कर रहा है कि लोकप्रिय है चाहे पढ़ा लिखा है, और उसको चुनकर संसद में भेज रहे हो, तो वो जो नियम कानून बनाएगा वो सर्वोच्च होगा कि जो संविधान में लिख दी गई है बातें वो सर्वोच्च होगा? चुन के जाएगा। मगर हम लोगों ने अंतर नहीं किया है बहुत ज़्यादा। चुन के जाएगा तो संविधान होगा ना जी, तो अमेंडमेंट कर लो। इसीलिए तो ज़्यादा अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है, और दूसरे अमेंडमेंट बहुत कम करते हैं, बदल दीजिए, और दूसरे अमेंडमेंट बहुत कम करते हैं। तो संविधान को सर्वोच्च मानेंगे। हो सकता है कि हम चुन कर भेजे हैं, जो नियम कानून हो फिर से बनाइए, अब फिर से संविधान में लिखिए, ठीक, और उसी को सर्वोच्च मानिए। इसीलिए हम लोग को ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। हाउ अमेंडमेंट पढ़ते रहिए, ठीक है। हम लोग पर बोझ आ गया है ना, बात समझ रहे हैं? तो यही है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्या है? संविधान। इसमें एक बहुत अच्छा हम लोग अच्छा लगता है, मगर ये कहा गया है ना यहाँ से कि बिना संसद सदस्य बने 6 माह तक मंत्री बना जा सकता है। भाई देखिए, मतलब दोनों में किसी सदन का। चौथा, बिना संसद का सदस्य बने, संसद का सदस्य बने
6 माह तक मंत्री बना जा सकता है। मतलब आप संसद के सदस्य नहीं हैं, हम लोगों ने तो 6 माह तक बन सकते हैं, उसके बाद राज्यसभा से चाहे लोकसभा से किसी को लगा दीजिए। हर चीज हुआ को काउंटर करने के लिए विशेषज्ञों का देखो ध्यान से कितना दिमाग लगाया है लोग, इस चीज हुआ को काउंटर करने के लिए कि विशेषज्ञों द्वारा शासन तो हो, है देखो विशेषज्ञों द्वारा शासन तो हो। अगर कोई विशेषज्ञ है उस क्षेत्र का, ठीक, वो तो चुन के आएगा, नहीं तो पहले मंत्री बना दो, चलो पब्लिक डोमेन में जीत कर नहीं राज्यसभा से घुसा दो। इस चीज को तो हम लोगों ने अध्यात्मक और संसदीय दोनों को मिलाकर एगो अपना बना लिया है, ठीक है। इसको काउंटर करने के लिए ना कि अगर किसी बिना संसद का सदस्य बने आप मंत्री बन सकते हैं, अगर किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ आदमी है वो चुनाव जीत नहीं सकता, तो चुनाव नहीं जीत सकता तो राज्यसभा से उसको पहले मंत्री बना दो, और राज्यसभा में तो जिसका बहुमत है वही बना लेगा, वही उसको एथी कर लो। अब ब्रिटेन में कहा है कि नहीं, सामान्यतः सदस्य संसद का मंत्री हो गए, संसद के सदस्य ही मंत्री बनेंगे। यहां क्या कहा गया कि संसद के सदस्य ही मंत्री बनेंगे। समानतः विशेष परिस्थिति में लो रखा है, मतलब संसद के जो जीत का आएगा वही मंत्री बनेगा, मंत्री किसी को नहीं बना सकते। भारत में किसी को बना दीजिए मंत्री अगर आपको लग रहा है तो, और उसको राज्यसभा से, तो अब ये डिपेंड करता है जो चुनकर सरकार आ रही है उसकी मंशा क्या है। हाँ, इस चीज को काउंटर करने के लिए मतलब गजब का हम लोगों ने मिलाया है। समझ रहे हैं बात को ना, क्लियर है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, यहां मंत्रियों की कानून के जिम्मेवारी से मुक्त कर दिया गया है। मंत्री जो कानून बनाएंगे, जैसे मंत्रियों को कानून की जिम्मेवारी से मुक्त, मंत्रियों को कानून जिम्मेवारी से मुक्त, इसका कहने का मतलब कि अगर कोई ये बनता है, कोई कानून बनता है तो उस पे मंत्री का हस्ताक्षर नहीं होगा। जैसे कोई कानून बना, कोई विधेयक पास हुआ, तो जो मंत्री होंगे उनका सिग्नेचर नहीं होगा, केवल राष्ट्रपति का होगा। उसके बाद ना कानून बनता है, जो विधायक एमपी चुन के जाते हैं वो भी साइन करते हैं कहाँ, उस विधेयक पर, वो तो पास करते हैं, साइन तो नहीं करते हैं। ब्रिटेन में नहीं है, मंत्री का भी हस्ताक्षर लिया जाएगा, वहां वो जिम्मेवार है ना, मंत्री का भी हस्ताक्षर, मंत्री का भी हस्ताक्षर वहां जरूरी है। देख रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोगों ने नहीं रखा है, हमको आशा है कि सरकार आने वाले दिनों में रखेगी, आई जहिया रख देगी सरकार अमेंडमेंट करके, तहिया भारत का विकास कोई रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता। जितना करप्शन और ऑप्शन है ना, सब खत्म है। अब देखिए यहाँ क्या किया गया है, छठा 7वां में यहाँ है, इसमें यहाँ एक छाया मंत्रिमंडल लगा दिया गया है। जैसे एगो ऐसा मंत्री बनेगा ना, जैसे स्वास्थ्य मंत्री हैं तो एगो छाया मंत्री बनेंगे स्वास्थ्य मंत्री, उनका काम होगा कि इक्का काम कर रहा है उसको पीछे छोड़ दिया गया है। एगो मंत्री स्वास्थ्य मंत्री हैं तो एक अलग मंत्री बनेगा, मंत्री जो हमारे काम को देखेंगे कि वो सही कर रहे हैं कि नहीं। उनका काम है एगो मंत्री का जो हमारे पीछे पड़े रहे कि कौन काम कर रहे हैं, कहाँ घोटाला कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं, वो हमारे पीछे रहेगा, सपोर्ट करेगा। ये देखिए ये व्यवस्था कैसा है, अच्छा है कि नहीं। अब जैसे स्वास्थ्य मंत्री है, ठीक है, जो आप काम कर रहे हैं, एगो और मंत्री हम गठित कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री, छाया मंत्रिमंडल, वो भी स्वास्थ्य मंत्री होंगे, और उनका काम होगा कि आप कहाँ कहाँ कर रहे हैं, आपके नाकामी को उजागर करना, आपके घोटाला का उजागर करना, अपना एगो मंत्री, और मंत्री उसके मेंबर भी होंगे। तो विपक्ष होगा तो आप अलग अलग डिपार्टमेंट में बना दिया है। विपक्ष कितना करेगा, हर मंत्री के पीछे को मंत्री छोड़ दिया गया है। नहीं तो वो विपक्ष बनाएगा, अपना विपक्ष बनाएगा, हर मंत्री के पीछे एगो मंत्री छोड़ दीजिए। बहुत अच्छा बात है ना जी। तो यहां क्या है कि छाया मंत्रिमंडल है, छाया
मंत्रिमंडल। हर मंत्री के पीछे एगो मंत्री छोड़ दीजिए कि जाओ ये का कहाँ कहाँ जा रहे हैं, का कर रहे हैं और का नहीं कर रहे हैं। बाधा भी तो कर सकता है। हैं? का बाधा करेगा? नहीं, बाधा नहीं, बाधा कैसे कर सकता है कि आपको उजागर करना है, सदन के पटल पर लाना है कि यहाँ घोटाला हुआ, ये काम नहीं हुआ। ऐसे थोड़े है कि रास्ता में जाकर रोक देंगे। इस व्यवस्था होगा, वो सदन में जाएगा कि स्वास्थ्य मंत्री ने ये काम किया, यहाँ से गलत पैसा निकाला, एगो अलग मंत्री होगा जो उसका काम होगा यही उन्हीं के पीछे छोड़ना, जांच करना। वो अपना, आप चलिए रोड बना रहे हैं, जैसे सड़क मंत्री हैं, ठीक, कहाँ घोटाला हो रहा है कहाँ, अब विपक्ष इस सारा काम तो करती नहीं रहेगी, एगो मंत्री बना दिए हैं, उसका अपना मेंबर है, वो पड़ा हुआ है रोड मंत्री के पीछे, सड़क मंत्री के। नहीं समझ रहे हैं? ये व्यवस्था को कह रहे हैं। यहाँ क्या है कि छाया मंत्रिमंडल नहीं है, हमको चाहिए ये छाया मंत्रिमंडल चाहिए, नहीं है। आप सोच कर देखो, जितना ही घोटाला हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, चाहे ये मंत्री काम नहीं कर रहे हैं, वो मंत्री काम नहीं रहे हैं, पैसा का आवंटन हो गया, बर्बादी हो गया, तो विपक्ष चिल्लाए। तो विपक्ष के पास तो बहुत सारा काम है ना, एक तो कानूनों बनाना है, एक इहो करना है, सब काम करना है। आइए को विपक्ष कितने कितने विभाग पर नजर डालेगा। तो जितना ये लोग मंत्री बनाए हैं, ठीक है, उतना एगो छाया मंत्रिमंडल बनाइए और विपक्ष बनाएगा और उनका काम होगा का, ये ब्रिटेन में रखा है, इसीलिए विकास देख रहे हैं। अब उस समय के लोगों ने नहीं रखा, इसलिए नहीं रखा कि एगो तो खर्चा बढ़ जाएगा ना, खर्चा बढ़ जाएगा और भी होगा, और टकराव होगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये चीज लाया जाए, और ये लाया जाएगा ना तो सही में विकास होगा। जितना मंत्री लोग पड़े हुए हैं और जितना घोटाला हो रहा है, चाहे समय पर काम नहीं हो रहा है, काम लगा दिए, ब्रिज बन रहा है, 2 साल 4 साल में बन रहा है, 5 साल का काम 20 साल में हो रहा है, पूरा हुआ पूछने वाला कोई नहीं है। तो एगो मंत्रिमंडल रहेगा, वो पता करेगा, वो अपना साक्ष्य जुटाएगा और संसद में जाकर रखेगा, ये होगा तो छोड़िए, उसका बहुमत अथी होगा। इस तरह का बात होता है। समझ रहे हैं बात को? क्लियर? अब समझ में आया? तो एक बार रिकैप करके देखते हैं कि क्या है, समझ में आया कि नहीं? तो अध्यादेशात्मक सरकार में क्या होगा? हाँ, रिकैप करते हैं। अध्यादेशात्मक एकल कार्यपालिका होगी। क्या होगी? कार्यपालिका एकल होगी का मतलब कि एक के आदमी, देखो दोनों जगह, यहां भारत में क्या है कि दोहरी कार्यपालिका है। देश का प्रधान कोई और है, राष्ट्रपति, और शासन का प्रधान प्रधानमंत्री। यहां देश का भी प्रधान और शासन का प्रधान एक के आदमी है। अब संसदीय कार्य प्रणाली में क्या होता है? दोहरी। यहाँ कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, इसका लाभ हानि सोचिएगा, और यहाँ उत्तरदायी है क्योंकि उसी में से निकलती है। यहाँ क्या है कि डिसीजन फास्ट होंगे, यहाँ क्या होगा, डिसीजन स्लो होगा मगर सही होने की संभावना है, सही होने की संभावना हो। एकल सदस्यता होगी, यानी एक आदमी को चुन कर भेजे हैं, आप एमपी चुने हैं तो एमपी रहेंगे, मंत्री नहीं बन जाएंगे। यहाँ दोहरी सदस्यता है, आपने चुना एमपी, बन गए वो स्वास्थ्य मंत्री। समझ रहे हैं? आपने चुना विधायक, बन गए स्वास्थ्य मंत्री। तो ये डिसाइड कौन किया जी? स्वास्थ्य मंत्री का पद दिया कौन? अगर डायरेक्टर हम चुन लेते स्वास्थ्य मंत्री तो यहाँ एकल सदस्यता है, यहाँ दोहरी सदस्यता है। पृथकीकरण का सिद्धांत लागू होगा, यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका साफ अलग अलग है। तो यहाँ क्या है कि अस्पष्ट है, क्योंकि कार्यपालिका में से ही विधायिका निकलती है ना, न्यायपालिका को तो आप चुनते नहीं हो, तो यहाँ अस्पष्ट है। यहाँ इसका फायदा है कि बहुमत गठबंधन वैसा कोई झंझट नहीं होगा, और यहाँ बहुमत दल का शासन होगा। हमेशा डर लगा रहेगा कि बहुमत चला जाए मत, हमेशा कोनो गलत काम ना करे। ठीक, कार्यपालिका कार्यकाल इसका स्थायी हो जाएगा जब बहुमत दल का नहीं होगा, तो यहाँ कार्यकाल अस्थायी होगा। नीतियों में निरंतरता होती, राजनीतिक एकरूपता, ये सब समझा। सबसे इंपॉर्टेंट कि विशेषज्ञों द्वारा शासन हो सकता है यहाँ पे, जिनको चाहे वो चुन सकते हैं। हम मंत्री चुन कर नहीं आए, हम किसी को मंत्री बना दें उस क्षेत्र का, तो वो अच्छी तरह से बातों को समझा, यहाँ अकुशल हो सकता है। अब भारत और ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली में क्या अंतर है? ये हो गया जनरल, ये है कि राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, निर्वाचित होगा, गणराज्य होंगे। और यहाँ ब्रिटेन में क्या है कि राष्ट्र का निर्वाचित नहीं होगा, वंशानुगत राजशाही है। ब्रिटेन में क्या है कि पीएम, यहाँ भारत में पीएम किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है।
ये क्यों डाला गया है? इस डालने के पीछे है कि हो सकता है कि योग्य आदमी पीएम बने, इसलिए बने ना कि वो चुन का आएगा नहीं होगा तो किसी भी सदस्य से का है लोकप्रिय नहीं होगा तो राज्यसभा में तो वो विधायक चुनते हैं, तो उससे वो बन सकते हैं। भारत में उदाहरण है भी ना। अगर छोड़ दिया जाए ना तो मनमोहन सिंह नहीं चुनाव जीत सकते, वो म्यूनिसिपैलिटी का नहीं जीत पाएंगे। बात समझ रहे हैं? क्योंकि लोकप्रियता नहीं, मगर विद्वान आदमी है। बात समझ रहे हैं? यहाँ क्या है कि पीएम हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि लोअर हाउस का ही होगा, यानी लोकप्रिय भी होगा। दूसरा, संविधान सर्वोच्च है, यहाँ संसद सर्वोच्च है। बिना सदन का सदस्य 6 माह तक, इसी चीज को काउंटर करने के लिए हमने बताया है, बिना सदस्य का 6 माह तक बनिए और उसको राज्यसभा चाहे लोकसभा से चुना दीजिए। लोकसभा से तो होने वाला नहीं है, राज्यसभा से चुना मंत्री बना दीजिए, राज्यसभा से सदन का सदस्य बना दीजिए। और यहाँ क्या है कि सदन का सदस्य ही मंत्री बनेंगे समानतः। यहाँ क्या है, मंत्री कानून की जिम्मेवारी से मतलब हस्ताक्षर नहीं होगा, यहाँ मंत्री का भी हस्ताक्षर होगा। और यहाँ क्या है कि छाया मंत्रिमंडल नहीं होगा, यानी हर के पीछे एक अपना मंत्री छोड़ दीजिए, ये जरूरी है और ये नहीं है। उस समय ये नहीं रखा गया, हो सकता है कि आने वाले दिनों में रखा जाए।